मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एक जो दुनिया की सफारतकारी के दश्त में एक लंबा तजर्बा रखते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल बासित साहब, पहले ये दो बड़ी अहम खबरें हैं, मगर मैं पहले इंडिया के मसले पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब ये कोई राज नहीं रहा, ये मुख्तलिफ आलमी अखबारों में छप चुका है कि ये जो सीज़ फायर है ऑन दी रिक्वेस्ट एंड द प्रेशर जो बाद में बिल्ड किया अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, तो हाँ उस पर हुई। मगर अब वो कहते हैं जी ये न्यू नॉर्मल है और ये पाज है और जो उनकी जो साफत है, जिस किस्म की मैं कोई उस पर वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहता कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ देयर जर्नलिज्म, यू मस्ट हैव सीन दैट। कैसे देखते हैं आपको इसको? क्या दिस इज़ फेस सेविंग और दे आर सीरियस कि भाई कोई अटैम्प्ट और करेंगे? जनाब बासित साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कारी साहब मुझे अपने शो में लेने के लिए। देखिए, यहाँ तक मोदी साहब की कल तकरीर थी, वो अपेरेंटली तो बहुत जिंगोइस्टिक थी, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो वो एक बिल्कुल इस बात की गमाजी कर रही थी कि मोदी साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ही ली है। जिसमें आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि वो अब बातचीत के लिए भी तैयार हैं। दहशतगर्दी हमारा भी इशू है, हम भी चाहते हैं कि उस पर बातचीत हो। कश्मीर पे भी वो बातचीत करना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि कश्मीर पे बातचीत हो। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब को अभी अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान, जो आपने पहले बात की ना कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की, वो बात बहुत दूर की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कन्वेंशनल सुपरियॉरिटी भी, सुप्रीमेसी भी इस्टेब्लिश कर ली है भारत के ख़िलाफ़। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जहां हमने अस्करी मैदान में भारत को शिकस्त दी है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी तरफ हमने सफारती मैदान में भी भारत को नाकाम किया है। कम अज़ कम किसी ने भी, किसी मुल्क ने, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उन्होंने भारत के नैरेटिव को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यही फ्रस्ट्रेशन थी शायद, चूँकि मोदी ने भारत आरएसएस की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको भी खुश करना था, वहाँ से बड़ा प्रेशर था। फिर जो उनकी एक मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखिए तो मोदी के लिए शायद कोई ऑप्शन नहीं था, और उनका ख्याल यही था कि वो एक स्विफ्ट एक्शन लेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान चुप करके बैठ जाएगा। तो एक नया टेम्पलेट वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी क्लैरिटी थी। हमने गो के थोड़ा सा वक्त दिया, 1-2 दिन में हमने लिए, लेकिन जो रिस्पांस हमने दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था। और अब मेरे ख़्याल में भारत, ये पॉज जो है, ये एक ऑब्वियसली डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको भी खुश रखना है। तो मैं वो समझ सकता हूँ, चूँकि उन्होंने 2029 का इलेक्शन भी जीतना है और उससे पहले बिहार में इलेक्शंस आएंगे, बिहार में, उसके बाद अगले साल यूपी में ख़ास तौर पे इलेक्शंस आ रहे हैं। तो इस वजह से वो हम समझ सकते हैं डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल उनके लिए मसाइल हैं। लेकिन ओवरऑल जो है, जो तकरीर कल उनकी थी, उसका जवाब हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी दे दिया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मोदी साहब के लिए जो है एक फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र आई कल उनकी तकरीर में। अच्छा, एक और भी खबर आई, शायद आपने देखी हो, कि बड़े एतराज़ात, यानी जो उनकी जो मिलिट्री अस्करी क़यादत है, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर सिविलियन, ख़ास तौर पर जो उनकी फ़िज़ाइया में हमें बता रहे थे हमारे एयर मार्शल साहब, कि वो कहते हैं कि यार इन्हें पता तो है कुछ नहीं, और ये यानी हमें प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं देते और एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो डू यू सी एनी डाइकॉटमी, एनी पॉइंट डिफरेंस है, नज़र आता है आपको अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत में? मेरे ख्याल में एक पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से अगर आप देखिए तो भारत की जो फ़िज़ाइया है उसमें प्रॉब्लम्स तो रहे हैं। जहाँ पे जो उनकी अथराइज स्ट्रेंथ है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40-42 स्क्वाड्रन की है, लेकिन इस वक्त जो उनके पास क्वांटिटी मौजूद है वो 30 से 32 के करीब है। तो पिछले कई सालों से, क्योंकि अब उन्होंने जो पुराने उनके तैयारे हैं, मिसाल के तौर में मिग वगैरह, उनको फेज़ आउट भी करना, तो एक मसला तो ये रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए उनकी जो इस वक्त जो उनकी जो सुक्की हुई है अस्करी एतबार से, ये नहीं कि उनके पास कोई तैयारों की कमी थी या कोई क्वालिटी में कम मसाइल थे। अभी तो उन्होंने 36 राफेल भी लिए हुए थे,
जिसका जो 2019 में यही हमें मोदी साहब कहते थे कि अगर राफेल हमारे पास होते तो हमें अभिनंदन जैसे वाकयात का सामना न करना पड़ता। लेकिन अभी तो राफेल भी उनके पास है। असल मसला ये नहीं था कि उनके पास कोई असलहा नहीं था या कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, वो तो वेर विदाल तो सारा मौजूद था, लेकिन वो जज्बा कहाँ से लेकर आते, वो अच्छा, स्ट्रेटजी वैसे कहाँ बासत से साहब ऑन द लेकर लाइटर आते। नोट, ऑन द लाइटर नोट, अपना तो बेड़ा उन्होंने गर्क किया ही, और जिसे हम डिसाल्ट पढ़ते हैं, जो जो फ्रेंच में गालबन डसाऊ या समथिंग एल्स है, उन पर भी जो उन्होंने हमला किया है उस पे बेचारे का जो हालत है आप देख रहे हैं, स्टॉक उसके कहाँ गिरेगी। हालांकि अच्छा भला जहाज़ था, कुछ चलाने वाले शायद इन्हें नहीं मिले। अच्छा, ये जो अभी राहुल गांधी और सारे पड़ गए हैं, उनको खुद इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, बीजेपी के लोग उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी और एंड हिज कल्ट? देखिए, चूंकि अभी इलेक्शंस 2000 पिछले साल ही हुए हैं और मोदी के ग्राफ में कमी तो आई है। अगर 2019 के इलेक्शंस में मोदी साहब की पार्टी ने, बीजेपी ने 305 सीटें ली थी, तो पिछले साल इलेक्शंस में उनकी सीटें 250 के करीब हो गई, तो काफ़ी ग्राफ में तब्दीली आई है, कम हुआ है उनका पॉपुलैरिटी का। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि भारत या बीजेपी या आरएसएस के पास शायद कोई ऐसा शख्स अवेलेबल नहीं है, फिलहाल नज़र नहीं आ रहा कि वो उनको इन इमीडिएट फ्यूचर में रिप्लेस कर सके। लेकिन ये भी नहीं होता कि हर शख्स बासत साहब, अब तो अमित शाह ही है, कायम ही रहेगी। अमित शाह है, तड़ी पार है वो देखें ना, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, वो सारे लोग हैं, राजनाथ सिंह वगैरह, लेकिन उनमें शायद वो स्पार्क नहीं है या वो ओरेटरी नहीं है जो मोदी अच्छा, की है। इस इशू पे लास्ट क्वेश्चन और फिर मैं ओशू के पास जाता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे तमत्तो कर सकें। जो फॉरेन सेक्रेटरी पे उन्होंने अटैक किया, द वे वो तो एक पॉलिसी नरेट करने वाला करियर ब्यूरोक्रेट है, उस बेचारे का क्या असर कर दिया इन्होंने? वही देखिए, जब फ्रस्ट्रेशन होती है ना, तो और फिर चूंकि हिंदुत्व का ये मिजाज भी है, एकदम फौरन रिएक्ट करना बगैर सोचे समझे और फिर एक्सट्रीम तक चले जाना, ये हिंदुत्व का पुराना एक मिजाज है, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो उन्होंने अपने ही फॉरेन सेक्रेटरी की ट्रोलिंग शुरू कर दी। मेरा ख्याल में वो तो अपना काम कर रहे थे, जो उनको वहाँ पॉलिटिकल गाइडेंस मिल रही थी, इंस्ट्रक्शन मिल रही थी। और ये भी याद रहे कि जयशंकर भी जो हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी हिंदुत्व की बहुत जो फिलॉसफी है या आइडियोलॉजी है उसके साथ कंप्लीटली ही इज रेडी टू दैट। दैट्स वाई उनको पिक किया गया। जब भी चाइना गए थे मोदी साहब एज चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ उस वक्त ये सफ़ीर हुआ करते थे, तो वहाँ से उनको उनके इक्वेशन बनी, उनको पिक किया। वैसे बासत साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मगर मैं ज़रूर इसको मैं ज़रा वाइंड अप करूँ। हमें लोग इधर फंडा या हमेशा सेकुलर जो है पार्टीज पावर में आती हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, यहाँ पर कभी हमने नहीं देखा कि एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी एक आध सूबे में आई थी, वो भी शायद मुशर्रफ साहब की मेहरबानी से आई हो। वेयर एज लुक एट देम, what kind of people have been imposed by their own establishment and even their bourgeoisie जो है बैंक रोल करती है, उनको ये अदानी हो गया। बहरहाल मैं दूसरी तरफ आता हूँ, मेरे हाथ में ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एडिशन है और इसमें डेट लाइन जेरूसलम है और इसके जो साफिया माइकल डी शीयर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। इसमें उन्होंने कहा जी कि ये तो एक झगड़ा हो गया है ईरान के मसले पे, इसमें ट्रंप में और नेतान्याहू में, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भाई मैं हमला नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा। बट मोर इंटरेस्टिंगली उसने होती से एक वायदा या एक अंडरस्टैंडिंग की है कि भाई खुदारा हमारे जो जहाज़ हैं, ये जो इन पे तुम ये अपने बम ना मारो, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे। तो ये क्या डाइकॉटमी है? क्या ये जो नए मिसाइल्स आए हैं वारफेयर में, जिन्होंने पूरी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तब्दील कर दी है, जंग का कैरेक्टर तब्दील कर दिया है, इज दिस ब्रॉट Trump to the position where he is now ready to talk to Iran and Houthis? जनाब बासत साहब, देखिए, ईरान के साथ तो पहले भी 4 राउंड्स तो ऑलरेडी ओमान और रोम में हो चुके हैं और वहाँ पे तो बातचीत हो रही है। और नेतन्याहू की तो ये ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से इसको सारे मामले को सबोताज करे। लेकिन ट्रंप, चूंकि हम उनकी जानते हैं, उनकी तबीयत को जानते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई अपनी लेगेसी, क्योंकि उनका यही लास्ट टर्म है, और वो चाहते हैं कि अपनी लेगेसी ऐसी कायम करके जाएं
जिसमें एक लिहाज से एक पीस हो, कुछ थोड़ा बहुत वो नोबेल पीस प्राइज़ की जानिब भी देख रहे हैं। तो क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट या वॉर वगैरह नहीं चाहते अपने इस सारे अरसे में। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि जहाँ अभी देखिए ना, सऊदी अरब पहुँच गए हैं। पहला जो उनका विज़िट है वो ही सऊदी अरब है, इसराइल नहीं है। तो उनका एक माइंडसेट बताता है कि वो अपनी इकॉनमी को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए वो सऊदी अरब भी गए हैं, अभी यूएई और कतर भी जाएँगे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रंप ने साहब ने जो ट्वीट किया उसमें कश्मीर का भी ज़िक्र किया, तो भारत के भी थोड़ा कान से खड़े हो गए हैं इस वक़्त। लेकिन ये है कि ट्रंप का जो मिज़ाज है और जो वो एक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करना चाहते हैं, उसमें हम जैसे ममालिक के लिए, ईरान के लिए भी कुछ स्पेस हमें मिल जाती है, ताकि हम चीज़ों को उनके दौरे हुकूमत में ठीक कर सकें।